हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। आ जाइए अपने सेशन के अंदर और आज कुछ नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अप्लाइड बायोलॉजी से बच्चे हमारे क्वेश्चंस हैं और जो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लें, कुछ मेथड्स होते हैं बच्चे, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह मेथड होते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के अंतर्गत जो जो पार्ट्स हमारे सिस्टम में लगे होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। क्वेश्चंस आसान होंगे बट एक बार आपने पढ़ा है तो दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल रफ क्लीन है सिस्टम। तो थोड़ा समय इंतजार कीजिएगा, जैसे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे तो आई थिंक बहुत सारे आपको मेथड्स, तकनीक, विधियां आपको इस मेथड में, इस यूनिट में क्लियर हो जाएंगे। चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है देखिए जरा। आपको बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोटेक्ट माइक्रोब्स ग्रोन अंडर एरोबिक कंडीशन फ्रॉम फ्री रेडिकल। देखो भाई, एक शब्द यहां पर यूज हुआ फ्री रेडिकल, दूसरा बोला है कि एरोबिक कंडीशन है और तीसरा है माइक्रोब्स की ग्रोथ। यानी इसने कहा कि भाई अगर हम एरोबिक कंडीशन का मतलब ऑक्सीजन वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हमने, किसको? माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए, सूक्ष्म जीवों को ग्रोथ करने के लिए। तो चार में से कौन सा ऐसा केमिकल है जो उनको फ्री रेडिकल से नहीं बचाता? फ्री फ्री रेडिकल क्या चीज होती है? फ्री रेडिकल कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके पास में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है और वो किसी से भी बाइंड करने की कोशिश करता है इस एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, मतलब अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाने के लिए वो किसी भी ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल को ढूंढता है जो उसको दे दे, और वो यानी बहुत रिएक्टिव होता है। फ्री रेडिकल का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल होता है, समझ लीजिए परिभाषा लिखी हुई है आप सभी के सामने। फ्री रेडिकल से क्या मतलब मेरा, देखो बच्चे, फ्री रेडिकल क्या होता है? एक ऐसा एटम या मॉलिक्यूल होता है जिसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन अकेला होता है, इसी वजह से वो बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत रिएक्टिव होता है और दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है बच्चे, उसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल से सुरक्षा करनी है किसकी? माइक्रोब्स की, सूक्ष्म जीवों की। तो कुछ तो मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं। आपसे पूछा कौन सा नहीं करता, वो आंसर आ जाएगा बच्चे, हेक्सोकाइनेज आ जाएगा। बाकी ऑप्शंस जो हैं उनके विषय में बता रखा है, कौन सा कैसे सुरक्षा करता है। हमें आंसर पे चर्चा करनी थी, उसको हमने कर लिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको कि भाई द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट रिकवरी, जो उत्पाद बना है उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया किससे? फर्मेंटेशन ब्रोथ से, उसको क्या कहा जाता है? देखो भाई, फर्मेंटेशन ब्रोथ एक शब्द यूज हुआ है यहां पे। फर्मेंटेशन ब्रोथ से जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको प्राप्त करना, उसको रिकवर करने के लिए प्रोसेस जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? इतनी सी बात इसने बोली है। अब समझिए पहले जो टर्म्स यहाँ पे यूज हुई हैं। देखो भाई, ये जो बच्चे आपका फर्मेंटेशन ब्रोथ क्या होता है, देखो फर्मेंटेशन तो आपने पढ़ाई है, फर्मेंटेशन तो प्रोसेस आप सभी बच्चों ने पढ़ी है ना, किण्वन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो माइक्रोब्स की प्रेजेंस में होता है। तो फर्मेंटेशन होने के बाद में हमें जो लिक्विड मिलता है, जिसके अंदर आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया है वो भी होता है, सेल्स भी होती हैं जिनकी सहायता से आपने प्रोडक्ट बनाया है, और उसमें वेस्ट मटेरियल भी होते हैं। तो इन सारी चीजों से हम प्रोडक्ट को अलग करते हैं। भाई आपने माइक्रोब्स की सहायता से इथेनॉल बना लिया, तो इथेनॉल को सेपरेट भी तो करना है। सेपरेट बनने की प्रोसेस को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, का नाम इसको दिया जाता है। बच्चे समझ गए बात को? ओके सर, अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव का उपयोग हम कॉमर्शियली इथेनॉल के प्रोडक्शन में करते हैं? इथेनॉल के उत्पादन में हम किसका यूज करते हैं? तो मेरे भाई ये आपने काफी बार पढ़ा है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ये हमारे पास में होता है, यीस्ट होता है एक बच्चे, एक आपका यीस्ट होता है। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज को तोड़ के इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट करते हैं। दैट्स इट, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से किया जाता है। तो ये अपना हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चे आप सभी के सामने कि इनमें से कौन सा जीवाणु है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, जो कि मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन को करता है? मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन, मिश्रित अम्ल किण्वन का मतलब होता है फर्मेंटेशन की ऐसी प्रोसेस जहां पे एक से ज्यादा प्रकार के एसिड आपको प्राप्त होते हैं, उनका मिक्सचर प्राप्त होता है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। बच्चे कौन से बैक्टीरिया का यूज होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो मेरे भाई ये आ जाएगा एस्केरिचिया कोलाई या ई कोलाई के नाम से जिसको बोलते हैं। ये परिभाषा भी लिखी हुई है मैंने, मिक्स्ड
एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, जिसमें ये कई प्रकार के एसिड आपको प्राप्त होते हैं, उसी को कहा जाएगा। ठीक है सर। फिर इसके बाद आते हैं सर, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रिवेंट वर्टेक्स फॉर्मेशन इन अ फर्मेंटर। देखो भाई, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, जिस यंत्र का यूज किया जाता है, तो उस यंत्र के अंदर बच्चे आपका एक कंपोनेंट के बारे में पूछा है कि भाई आपकी जो वर्टेक्स फॉर्मेशन, जो फर्मेंटर है ना, जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर सारी चीजें कर रहे हैं, तो इस फर्मेंटर के अंतर्गत कौन सा ऐसा पार्ट होता है, इस मशीन का कौन सा भाग होता है जो वोर्टेक्स फॉर्मेशन को रोकता है। अब समझिए पहले ये जो जितनी बातें लिखी इनका मीनिंग क्या है। देखो भाई, सबसे पहली बात है बैफल, मैंने कहा आपको ये फर्मेंटर मशीन का हिस्सा है। फर्मेंटेशन में जब इंपेलर मतलब एक शाफ्ट होती है जो घूमती है, इंपेलर जब घूमता है तो लिक्विड भी आपका गोल गोल घूमकर बीच में क्या बनता है, वोर्टेक्स बनता है, एक भंवर बनता है। भंवर मतलब एक प्रकार से जैसे कई बार आपने नदी से समुद्र में पानी गिरने से पहले घूमता है ना पानी, कई बार डैम से पानी नीचे उतरता है तो फिर आपका भंवर बनता है। तो आपकी इस मशीन के अंदर भंवर बनने से रोकने के लिए क्या होता है मेरे भाई, इससे रोकने के लिए क्या होता है, बैफल, एक यंत्र बैफल नाम का पार्ट होता है जो रोकता है। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये आपके प्लेट्स होती हैं जो उसके दीवारों पे लगी होती है, इंस्ट्रूमेंट के दीवारों पे लगी होती है। बैफल ये टैंक की वॉल पर लगी हुई वर्टिकल प्लेट्स होती हैं बच्चे, जो कि सर्कुलर फ्लो को तोड़ती हैं और लिक्विड जो है ना वो साइड वेज से मिक्स करती हैं और इससे क्या होता है, वोर्टेक्स बनने से रोकती हैं। समझ गए बात को? ओके सर। मतलब ऐसा लगा लो कि आप एक जग ले लो, जग के अंदर पानी चीनी डाल दो, उसको घुमाओ तो क्या होता है, भंवर बनने लगते हैं। लेकिन अगर साइडों में आप छोटी छोटी प्लेट लगा दोगे ना उस जग की दीवारों पे, तो क्या होता है, भंवर नहीं बनेगा, मिक्सिंग अच्छी प्रकार से होगी बच्चे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, हीरा द एंजाइम यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ पेनिसिलिन जी टू 6 अमीनो पेनिसिलियोनिक एसिड। दो कंपोनेंट हैं, आपको बोला पेनिसिलिन जी को 6 अमीनो पेनिसिलियोनिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता हमें होती है बच्चे, ये आपसे पूछा है। तो हमेशा एंजाइम्स के नाम जो होते हैं ना वो हमेशा या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से के नाम से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर पेनिसिलिन को कन्वर्ट करना था तो ऑब्वियस सी बात है एंजाइम का नाम भी होगा पेनिसिलिन एजाइलेज। दैट्स इट बच्चे, यही आंसर हो जाएगा आपका। बाकी ज्यादा जानकारी चाहिए यहाँ पे लिखी हुई है। 7वां क्वेश्चन है बच्चे, फिर से वही चीजें हमारे पास में आ गई हैं। फर्मेंटर, वही फर्मेंटर नाम के इंस्ट्रूमेंट है, फर्मेंटेशन वाला जो यंत्र होता है उसी के बारे में पूरी बात चल रही है। अगर बाई चांस जिस बच्चे को लगे कि सर इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार जाना इंटरनेट पे और ये जो फर्मेंटर शब्द लिखना और इसकी पूरा मैकेनिज्म आपके सामने आ जाएगा। जो नया बच्चा सोच रहा है तो कर सकता है, अपनी तरफ से मेहनत जितनी बढ़ाओगे उतना बेनिफिट भी आपको होगा बच्चे। तो इसी के बारे में क्वेश्चन है। इसने कहा कि भाई फॉर थ्रो मिक्सिंग ऑफ मीडियम एंड आइनोकुलम द पार्ट ऑफ द फर्मेंटर यूजफुल इज। फर्मेंटर का कौन सा पार्ट है जो माध्यम को और माध्यम के अंदर जो चीज़ आपने डाली है, जो प्रोडक्ट हमारा बनना है उसको मिक्स करने के लिए जो यूज होता है बच्चे। मिक्स के बारे में अभी बताया था मैंने, मिक्स करने के लिए, उनको मिश्रित करने के लिए एक पार्ट होता है इम्पेलर कहते हैं बच्चे। फर्मेंटर में मीडियम और जो एनोकुलम है उसको अच्छी तरह मिक्स करने का मुख्य काम इसी का होता है। इम्पेलर क्या होता है, घूम के ये लिक्विड के अंदर हलचल पैदा करता है जिससे मीडियम और इनोकुलम समान रूप से मिक्स हो जाते हैं, यानी पोषक तत्व और ऑक्सीजन जो है ना वो पूरे के पूरे फर्मेंटर में बराबर मात्रा में फैल जाते हैं बच्चे। फिर अगला क्वेश्चन आपका, फर्मेंटेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का फर्मेंटेशन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इथेनॉल और CO2 प्राप्त होती है। इनको कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है मेरे भाई? फर्मेंटेशन तो प्रोसेस ही अनएरोबिक कंडीशन में होती है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है, तो सीधी सी बात है 0 मॉलिक्यूल चाहिएंगे सर। आंसर आ जाएगा सी वाला, लिखा भी हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। एजिटेटर मतलब जो हलचल पैदा करे, इंपेलर यानी इंपेलर या एजिटेटर। किसी भी फर्मेंटर के अंदर जो इंपेलर या एजिटेटर है बच्चे तो हलचल पैदा करता है, डू नॉट कैरी आउट द फंक्शन ऑफ, वो इनमें से कौन सा काम नहीं करता है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए मेरे भाई, समझिए बात को। यहां पर
एजिटेटर या इम्पेलर फर्मेंटर के अंदर लगा हुआ एक घूमने वाला यंत्र होता है जो तरल माध्यम को अच्छी तरह हिलाने मिलाने का काम करता है। ये कैसे दिखता है? एक शाफ्ट से जुड़ी हुई एक पंखुड़ी या ब्लेड जैसी संरचना होती है जो मोटर से घूमती है। इसका मुख्य काम क्या है बच्चे? मीडियम और इनोकुलम को अच्छी तरह से मिलाना, ऑक्सीजन को पूरे फर्मेंटर में फैलाना, पोषक तत्वों का समान वितरण, तापमान को बनाए रखना और माइक्रोब्स को नीचे बैठने से रोकना, ये काम होते हैं। अब ये काम है तो कौन सा नहीं है वो आप आसानी से बता सकते हो, इनके अलावा जो आपको ऑप्शन में दिखेगा। चलिए सर, और वो ये लिखा भी हुआ आपका। चलिए ये रहा, अगला क्वेश्चन पे आइए जरा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कह रहा है मेरे भाई? इनमें से कौन सा जीव केवल फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म से ऊर्जा प्राप्त करता है? कौन सा ऐसा जीव है जो एनर्जी केवल और केवल फर्मेंटेशन मेटाबॉलिज्म से प्राप्त करता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा था आपने पहले भी, और शायद बहुत छोटी क्लास से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हो। लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, ये केवल फर्मेंटेशन करके ही अपनी एनर्जी प्राप्त करता है बच्चे। इसमें क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसके अंदर होती है ना, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कर सकता है, इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई? ये केवल और केवल अनारोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है। फिर इसके बाद असर अगला क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसेज जो होता है उसकी कोशिकाओं में हीट ट्रीटमेंट से ग्लूकोज आइसोमरेज को फिक्स करने का जो प्रोसेस है, जिसमें बैच प्रोसेस में ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चे? जस्ट आपसे इतनी सी बात पूछी है। पूरा क्वेश्चन आसान शब्दों में लिखा हुआ है। इसको हमारे द्वारा क्या कहा जाता है? ताकासाकी प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ताकासाकी प्रोसेस जो होती है, इसमें जो स्ट्रेप्टोमाइसिस होता है उसकी कोशिकाओं को हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं और फिर बैच प्रोसेस होती है। उसके बाद में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे? फ्रक्टोज में बन जाता है। और ये प्रक्रिया क्या होती है? ये ज्यादा फ्रक्टोज वाला सिरप बनाने में उपयोगी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चे, किस तरह के माइक्रोब्स आमतौर पर एटमॉस्फेयर में मौजूद CO2 टेंशन से ज्यादा पर अच्छे से बढ़ते हैं? देखो भाई, कहने की बात है कि कौन से ऐसे माइक्रोब हैं जो नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा ना उसके कंपैरिजन में नॉर्मली तो कितनी है? 0.03 से 0.04% है, लेकिन उस पे नहीं, उनको बढ़ाने के लिए CO2 की मात्रा 8-10% तक करनी होती है। तो ऐसे कौन से माइक्रोब्स होते हैं बच्चे? ये आपसे जस्ट बात पूछी है, नाम जस्ट देना है, बात मैंने समझा दी है। तो ये आंसर आप सभी के सामने लिखा हुआ है, बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो बच्चे। क्लियर हो गई ना बात? ओके सर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के अलग अलग स्टेज का क्रम बताओ। अभी पूरी फर्मेंटेशन प्रोसेस के स्टेज देखो, हमने 2-4 तो पढ़ ही लिए पहले से। डाउनस्ट्रीम पढ़ लिया, फर्मेंटेशन पढ़ लिया, आपका आइनोकुलेशन पढ़ लिया आपने। अब क्या अब स्टेज बताने हैं, स्टेप बताने, पहले कौन सा बाद में कौन सा होता है। तो बच्चे इसके अंदर ये आपके सारे स्टेज हैं, आइनोकुलेशन, फर्मेंटेशन, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट को निकालना, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस होनी है, यानी प्रोडक्ट का निर्माण होगा, और उससे पहले आपने सारी चीजों को मिक्स करना है। आइनोकुलेशन का मतलब होता है जो माइक्रोब्स आपने चुने हैं ना, उनको मीडियम में डालना। उसके बाद फर्मेंटेशन करेंगे वो, फिर प्रोडक्ट को अलग कर लेंगे और जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर कर देंगे। ये पूरी प्रोसेस होती है बच्चे, है ना? अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो अभी सीख गए आप सारी बातें। 40 नंबर पे आ जाइए, जैविक उपभेद यानी बायोलॉजिकल स्ट्रेन्स आर। तो आंसर तो देखो इलास्टिक या प्लास्टिक होगा। मतलब क्या है सर? देखो भाई, बायोलॉजिकल स्ट्रेन क्या होता है? खिंचाव होता है, दबाव होता है। अब किस चीज का? देखिए, बायोलॉजिकल स्ट्रेन यह उस सामर्थ्य यानी उस शक्ति, उस पोटेंशियल या उस प्रतिक्रिया को दर्शाता है जिसके तहत कोई भी जो हमारी सेल है या हमारा टिश्यू है ना, वो लचीला है या लचीला नहीं है, यानी इलास्टिक है या प्लास्टिक है। ये बात बताने के लिए हमारे पास में क्या होता है बच्चे? बायोलॉजिकल स्ट्रेन, ये आपकी टर्म यूज की जाती है। इलास्टिक मतलब जो जिस पे दबाव पड़ने के बाद वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ सके। प्लास्टिक का मतलब बच्चे जो स्थायी रूप से बदल जाए, दोबारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना आए। अगला क्वेश्चन है बच्चे, एक स्टिर्ड टैंक, स्टिर्ड मतलब जिसके अंदर हिलाने डुलाने वाला, मिक्स करने वाला कुछ ना कुछ लगा होता है। एक स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर
द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इम्पेलर, उसमें इम्पेलर का क्या काम है। तो अभी तो पढ़ा था इम्पेलर वाली बात बच्चे आपकी, इसको क्या करेगा, इम्पेलर ही तो आपका कंटिन्यूअसली मिक्स करता रहता है, किसको, माइक्रोब सेल को, और जो लिक्विड आपने मीडियम ले रखा है जिसका आपने फर्मेंटेशन करना है उनको मिक्स करने का काम कौन करता है, इम्पेलर करता है। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चे 60 नंबर, वह एंजाइम जो पादप प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल वॉल के अंदर जो मटेरियल भरा होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल होता है, एक प्लांट सेल के जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसको अलग करने के लिए उपयोग किसका नहीं किया जाता है बच्चे, इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जिसका उपयोग नहीं किया जाता उसको अलग करने के लिए। तो बच्चे वो होता है प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम जो होता है ना, इसका यूज हम नहीं करते हैं। देखो सेलुलेज एंजाइम का यूज करते हैं, क्योंकि आप किसी सेल के अंदर का मटेरियल निकालोगे तो बाहर की दीवार तो तोड़नी पड़ेगी सेलुलोज वाली, सेलुलोज को तोड़ता है सेलुलेज। फिर पैक्टिन भी होता है सेल वॉल में, उसको तोड़ने के लिए पैक्टिनेज होता है। और फिर एक बच्चे ऐसे ही हेमीसेलुलोज होता है जो आपका हेमीसेलुलोज को तोड़ता है। बट प्रोटीएज ऐसा कोई काम नहीं करता, ये तो प्रोटीन को तोड़ता है बच्चे, और प्लांट सेल वॉल के लिए कोई जरूरी नहीं तोड़ने के लिए। फिर इसके बाद में सेल वॉल रीजनरेशन, कोशिका की जो भित्ति होती है उसका दोबारा से बनने के लिए, इन कल्चर्ड प्रोटोप्लास्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय, संवर्धित प्रोटोप्लास्ट में कोशिका भित्ति पुनर्जनन का पता कैसे लगाया जाता है। भाई जो ये देखो, हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर प्रोटोप्लास्ट या सेल के प्रोटोप्लास्ट को अलग करके सेल के चारों तरफ जो झिल्ली जो डेवलप करते हैं, तो उस झिल्ली के डेवलपमेंट का पता लगाने के लिए हमारे पास एक डाई होती है, एक कलर होता है, जिस कलर से हम ये पहचान करते हैं वो डाई कौन सी है। तो बच्चे ये आपके सामने डी में जो आंसर लिखा हुआ है वही आपका सही आंसर होगा। नई सेल वॉल के बनने को यही बताता आपको, डाई होती है बच्चा ये, ठीक है। ओके सर। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 18 नंबर, सिंथेटिक सीड्स क्या होते हैं। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, तो मतलब ये है मेरे भाई, कहीं ना कहीं जो एम्ब्रायो बना होगा वो नेचुरली नहीं बना होगा, हमारी सेक्स सेल से नहीं बना होगा, हमारी सोमेटिक सेल से हमने बनाया होगा। तो यहीं पर है आपका, ये रहा सोमेटिक एम्ब्रायो। सोमेटिक का मतलब होता है सेक्स सेल से, अलग सेल से उठा करके हमने कोई कोशिका हमारी बॉडी से या प्लांट की बॉडी से, फिर हम जो एम्ब्रायो डेवलप करते हैं बच्चे उसको कहा जाता है। तो अब आंसर सी वाला मैंने बता दिया, यही आएगा आपका। सिंथेटिक सीड क्या होते हैं, ये सोमेटिक एम्ब्रायो होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जो सेल होती है उनसे उठा करके हम लोग इनको इनर्ट कंडीशन में बनाया जाता है बच्चे। इनका उद्देश्य होता है, जैसे आईवीएफ होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला सिस्टम, ऐसे ही प्लांटों के अंदर भी हम इन विट्रो पौधों को विकसित करते हैं, स्टोर करते हैं, सुरक्षित करते हैं बच्चे। फिर बोला 2 माइक्रोन का जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड मतलब जो सर्कुलर डीएनए होते हैं जैसे यीस्ट से प्राप्त किया जाता है, तो आपसे बोला कि 2 माइक्रोन का प्लाज्मिड कौन से यीस्ट से प्राप्त किया जाता है। सीधा सा फैक्ट आपसे पूछा बच्चे, सैक्रोमाइसिस और सर्विसी, वही आपका आंसर होगा। इसमें 2 माइक्रोन का प्लाज्मिड आप इससे प्राप्त कर सकते हो। प्लाज्मिड क्या होता है बहुत पढ़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। देखो अब है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल पॉपुलेशंस फ्रॉम जेनेटिकली आइडेंटिकल डोनर टू रेसिपिएंट इज सेड टू बी। इसने बोला भाई डोनर और रिसीवर दोनों ही अगर जेनेटिकली एक जैसे हैं तो जो स्टेम सेल है उनका ट्रांसप्लांट क्या कहलाता है, एक टर्म उसके लिए आपने बनाने, उस टर्म को बोला जाता है बच्चे सिनजेनिक कहा जाता है, उसके लिए जो शब्द यूज होता है दैट्स इट। यानी एक सेल को आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर पुट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, ये फिर से आएगा सिंथेटिक बीज के अंदर जो सोमेटिक एम्ब्रायो को एनकैप्सुलेट करके जो हम क्या बनाए जाते हैं बच्चे, ये आपसे पूछा, इनमें से क्या चीज बनाई जाती है आप वो बताइए। तो देखिए बच्चे, अभी अभी आपने जस्ट पढ़ा था, इसमें हम क्या बनाते हैं सर। देखो सिंथेटिक सीड सोमेटिक एम्ब्रायो को एनकैप्सुलेट किया जाता है ताकि उनको सेफ स्टोरेज कर सके। फिर बात है सोडियम एल्जीनेट, यह सबसे आम और कुशल एनकैप्सुलेशन मटेरियल है और कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयनों के साथ जेल बनाकर एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, आपको कह रहा कि मच्छर जो होते हैं उनके वाहकों को नियंत्रित करने के लिए, मतलब जो मच्छरों को लेकर के आते हैं
उनके वेक्टर उसी को बोला जाता है, चाहे हमारी बॉडी तक चाहे प्लांट के अंदर लेके आते हैं बच्चे, उनको कंट्रोल करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक एंडोस्पोर बनाने वाली और क्रिस्टल बनाने वाली जीवाणु प्रजाति। क्रिस्टल वगैरह जो है ना एंडोस्पोर, ये विषैले होते हैं जो उनको नष्ट करते हैं। तो उसके लिए कौन सी जीवाणु प्रजाति है जो उसको बनाती है बच्चे? वो होती है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बहुत बार पढ़ा आपने, इसी का यूज होता है। और आजकल जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हम पैदा करते हैं ना, उसमें इसी का जीन होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है बच्चे। 23 नंबर क्वेश्चन है फिर से, एम्ब्रायो कल्चर मतलब भ्रूण को बनाने वाले जो तकनीकें आर्टिफिशियली इज एम्प्लॉयड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है बच्चे? तो ये आपसे पूछा है। तो इसका होता है एम्ब्रायो रेस्क्यू, मतलब जो हम आर्टिफिशियली डेवलप करते हैं बच्चे। एम्ब्रायो कल्चर मतलब खेती लगा लो, सीधी सी बात है। लेबोरेटरी में बहुत सारी चीजों की खेती होती है बच्चे। हमारे खेत में फसल उगाते हैं, लेबोरेटरी के अंदर हम लोग नई नई सेल, नए नए भ्रूण उगा सकते हैं बच्चे, बना सकते हैं। तो वही पूछा किस लिए? एम्ब्रायो रेस्क्यू के लिए। मतलब ये तकनीक है जो असफल या हाइब्रिड क्रॉस में जो भ्रूण होते हैं, अगर वो उनको नष्ट होने से बचाने के लिए एक तकनीक प्रयोग की जाती है। ध्यान रखना, जब कई बार ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में भ्रूण मृत होने का खतरा हो, तब इसको कहा जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एम्ब्रायो रेस्क्यू। फिर है बच्चे, कोई खास सेल, खास प्रकार के सेल के लिए जो कल्चर मीडियम चुनते। कल्चर मीडियम मतलब वैसी वैसी सेल को, हमें बहुत सारी सेल बनानी हो, वैसी वैसी कोशिकाओं को लेबोरेटरी में बहुत बड़ी संख्या में ग्रोथ करना हो, तो बच्चे उसके लिए मीडियम को जो चुनते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर पे ध्यान रखना पड़ता है? उस मीडियम का पीएच लेवल, उसकी ओस्मोलैरिटी, उसकी ग्रोथ फैक्टर, तो ये सारी चीजें देखते हैं, तभी तो ग्रोथ कर पाएंगे सेल को हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चे, हाइड्रेटेड सिंथेटिक बीज को डैश के साथ सोमेटिक एम्ब्रायो को समाहित करके बनाया जाता है। फिर से केमिकल का नाम पूछा, अभी तो आपने केमिकल किया था बच्चे। तो किसको करते हैं? कैल्शियम एल्जीनेट। ये केमिकल होता है जो सिंथेटिक सीड बनाए जाते हैं ना, उसमें सोमेटिक एम्ब्रायो को कैल्शियम एल्जीनेट जेल में एनकैप्सुलेट करके बनाया जाता है। ये जेल क्या है? कैल्शियम आयन के साथ में सोडियम एल्जीनेट का क्रॉस लिंक होता है। इसमें एम्ब्रायो बच जाता है, हाइड्रेटेड रहता है और ट्रांसप्लांट करने के लायक भी रहता है बच्चे, ताकि उसको ट्रांसप्लांट करके फिर प्लांट्स को ग्रोथ किया जा सके। तो ये थे बच्चे आज के क्वेश्चंस हमारे। थोड़ा बहुत भी अगर पहले जिक्र सुना है, पढ़ाई करी है, तो दिक्कत नहीं आनी। जो बच्चा सोच रहा है कि सीधा ही मैं एमसीक्यू के माध्यम से और पेपर क्लियर कर दूंगा, तो बच्चे वो गलतफहमी होती है। एमसीक्यू समझ में तब आएंगे जब पहले थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। उसके बिना ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता बच्चे कि 2 दिन 4 दिन आप पढ़े तो पढ़े, नहीं तो सीधे फैक्ट आने, प्रोसेस के आधार पे क्वेश्चन आते हैं। बट इतना है, थोड़ा भी नियत करके ढंग से पढ़ लेते हो तो फिर समस्या नहीं आने आपको किसी भी हालत में। तो चलिए बच्चे, ये थे अपने आज के क्वेश्चंस। उसके बाद फिर यूनिट नंबर 13 कल हम करेंगे उसके, है ना। पहली सीरीज में 13 यूनिट के हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए जो पिछले सालों में आए, फिर दूसरी सीरीज भी आपके शुरू होगी। तो मिलते हैं बच्चे फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।